गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे भाई लोग? क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया? स्टार्ट करें भाई? हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे एक बार दोबारा करा देता हूँ। वो मैंने लास्ट में टाइम कम था, तो किसी को ना समझ आया हो तो वो वाला एक बार दोबारा कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था उसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। वो लास्ट दो टाइम कम था तो हमने थोड़ा सा जल्दी कर लिया, ठीक है। तो जिसको समझ ना आए वो देख लेगा। तो मैं लास्ट क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ।
यही हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, बोलो हाँ या ना। लास्ट वाला क्वेश्चन यही था या नहीं था, बोलो। लास्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा था वही था। स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगा लो कि जीओसी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसी के ऊपर आता है। जीओसी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसी टॉपिक से आता है, तो इसमें कोई गलती नहीं करेगा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा OCH3 कैसा ग्रुप है, जल्दी बोलो। मेरा OCH3 कैसा ग्रुप है? वो माइनस IB इफेक्ट शो करता है और प्लस RB शो करता है। इतनी बात आपको क्लियर है? बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? माइनस आई शो करता है और प्लस आर शो करता है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं उन दोनों में डोमिनेटिंग बोलूं, अगर मैं इन दोनों में डोमिनेटिंग बोलूं, तो डोमिनेटिंग कौन होता है मेरा? प्लस आर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा? ठीक है, ये ओवरऑल प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बात? और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये बोलूंगा कि जो मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट शो होता है। इतनी बात क्लियर है? मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ शो नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? और अगर मैं एक और बात बोलूं कि जो आर इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। इतनी बात क्लियर है? वो क्या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है? बोलो हाँ या ना। सारी बातों को रिलेट करूंगा, ये बातें जो लिख रहा हूँ ये आंसर ही बता रहा हूँ मैं एक तरह से सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और बात बोलूं वो क्या है, मेरा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। बोलो हाँ या ना। इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर तुमने ये वाली सारी बातें समझ ली तो ये क्वेश्चन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये वाली बातों से ही तुम्हारा आंसर सामने आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो OCH3 ग्रुप है यहाँ पर ये माइनस IB शो कर रहा है प्लस RB, लेकिन उसका ओवरऑल इफेक्ट कैसा है? ओवरऑल है प्लस R। बोलो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर ये प्लस R और माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। ओवरऑल भले ही प्लस R इफेक्ट डोमिनेटिंग है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मुझे बताओ मुझे स्टेबल किसको करना है? मुझे स्टेबल करना है गरीब को। और गरीब को कैसा ग्रुप चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे प्लस को स्टेबल करना है, मुझे प्लस को स्टेबल करना है, और प्लस को स्टेबल करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होते हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर OCH3 सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर वो खींच रहा है तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो ये वाली बात तो समझ आ गई कि जो मेरा B है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। अब देखते इलेक्ट्रॉन दिए किस में जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं A और C में। किसमें दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? A और C में। अब अगर मैं A और C की बात करूं, उन दोनों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में दिए जा रहे हैं? मैं ये बोल सकता हूं R इफेक्ट तो दोनों में है कॉमन। बचा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। और वो क्या होता है? वो मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मैंने तुम्हें बताया वो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यहाँ पर भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर OCH3 पास में है, दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, लेकिन OCH3 यहाँ पास में है तो इसका माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू C ज्यादा होगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे भी OCH3 यहाँ पर भी OCH3, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है यहाँ पर वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से खींच सकता है। मतलब दोनों रहे हैं, मान लो ये दे रहा होगा ये दे रहा होगा मान लो 95, वो दे रहा होगा 90। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? आंसर बता दो। सबसे पहले कौन आ जाएगा? C। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? A। उसके बाद कौन आ जाएगा? D। उसके बाद कौन आ जाएगा? B। बोलो सबको बात क्लियर है? बोलो सबको बात क्लियर है? अब तो चमक गया। अब मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई है ये बात। अब सबको क्लियर है? बोलो अब सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन कर लोगे सारे?
अब सारे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? बोलो अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन दो, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, नोट बना के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये लगा लो, जिसने पहले कर नहीं रखा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा। यहाँ कंसेप्ट क्या लगना है, ध्यान से समझना। मुझे पता है एक्स जो होता है, ध्यान से सुनो, मेरा जो एक्स होता है मतलब कि हेलोजन, वो मेरा प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? और इसमें हमें पता है कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बोलो हाँ या ना? इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबको बात पता है? अगर इसमें माइनस आई इफेक्ट कॉमन है, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हेलोजन सेम है, नोट बना के लिख रहा हूं, हेलोजन क्या है, सेम है सब में, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट, उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट, तो तुम्हें आंसर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर देना है। इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर आंसर देना है। बोलो समझ रहे हो? क्योंकि आर इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग होता ही नहीं। तो इस केस में हमें कौन से इफेक्ट के बेसिस पे आंसर देना है, इंडक्टिव इफेक्ट के। ध्यान से नोट वाली बात पर ध्यान देना। यही क्वेश्चन के एक तरह जान है जिसने नोट समझ लिया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मुझे बस इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे कार्बोकेटाइन से Cl या X दूर होता जाएगा, उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा, वीक। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही X मेरा प्लस चार्ज से दूर होता जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ सबसे दूर इसमें कहां पर है, सबसे दूर कहां पर है, जल्दी बोलो, सबसे दूर कहां पर है, सी में। लेकिन कोई ऐसा भी है जहां पर इलेक्ट्रॉन खींचे ही ना जा रहे हो? दोबारा बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा भी है जहां इलेक्ट्रॉन खींचे ही ना जा रहे हो? अगर खींचे नहीं जा रहे तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो मेरा ऑप्शन है, वो मेरा ऑप्शन है डी। तो सबसे आगे कौन हो जाएगा, सबसे आगे हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर भूखे लोगों को ले आओ। लेकिन भूखा लोग कौन होना चाहिए, जितना दूर हो उतना बढ़िया हमारे लिए। हमारे लिए सबसे दूर होना चाहिए। सबसे दूर किसमें है, डी के बाद सी, फिर बी, और फिर कौन हो जाएगा ए। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर का। ये कब हुआ है, जब मेरा हेलोजन सेम है, बस उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। बोलो समझ रहे हो? बोलो सबको चमक गया? बोलो सबको क्लियर है? बोलो सबको फंडा क्लियर है? ये नोट पर ध्यान देना, इसने नोट पर ध्यान नहीं दिया उसका बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो। चलने करता हूँ, एक सेकंड रुको, पहले ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर करता हूँ मैं। लिख लिया? सबने लिख लिया? बोलो, क्या सबने लिख लिया? जल्दी लिखो भाई, थोड़ा टाइम वेस्ट ना करो, थोड़ा सा जल्दी लिखो। दोबारा बता रहा हूँ, जिसने ये वाली चीज समझ ली यहाँ पर, एसिडिटी बेसिसिटी चुटकियों में हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही समझा रहा हूँ ये बातें। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी इसी पर बेस्ड है पूरा। जल्दी लिखा करो भाई।
डन। दोबारा बता रहा हूँ, जिसका जीएससी में हाथ टाइट हुआ उसकी ऑर्गेनिक टाइट निकलेगी, और ऑर्गेनिक ऐसी टाइट निकलेगी हवा भी नहीं लगने देगी। तो जीओसी को अच्छे से करो। ठीक है, बढ़े आगे। एक बार बैक कर देता हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लो भाई, जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना था ले लो फटाफट। ले लिया, चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा। नोट बना के लिख लो, इफ हैलोजन डिफरेंट पोजीशन सेम, तो आंसर तुम्हें किसके बेसिस पे देना है, आर इफेक्ट के बेसिस पे। आंसर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ आर इफेक्ट, आंसर शुड बी ऑन बेसिस ऑफ आर इफेक्ट। दोबारा बता रहा हूं, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैलोजन बदल दिए, एक में फ्लोरीन, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन, लेकिन मैंने पोजीशन सेम रखी। क्या रखा, लेकिन पोजीशन सेम रखी। तो मैं आंसर किस बेसिस पर दूंगा, मैं आंसर दूंगा आर इफेक्ट के बेसिस पर। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर इफेक्ट उतना ही बढ़िया क्या होगा, मेरा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो हैलोजन होते हैं वो कौन सा आर इफेक्ट शो करते हैं, हैलोजन इफेक्ट शो करते हैं प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि उन पे लोन पेयर होता है। बोलो समझ रहे हो, मैंने करवा रखा है, हैलोजन पे लोन पेयर होता है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। अगर मैं प्लस आर इफेक्ट की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, मुझे बताओ एक है मान लो छोटा सा बच्चा, ठीक है 4-5 साल का, और एक है छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, और एक मैं इस छोटे से बच्चे के साथ खेलने के लिए लेके आया एक बूढ़ा सा बंदा। बूढ़ा सा बंदा मतलब मान लो तुम्हें ही ले आता हूँ, ठीक है, तुम कौन सा आप छोटे रह गए, तुम भी बड़े हो गए। ठीक है, एक है ये 4 साल का बच्चा, और उसके साथ में ले आया 4 साल का बच्चा, एक ये है, और एक तुम ले आया जितने भी साल के तुम 17-18 साल के या 16-18 साल के बच्चा। मुझे बताओ किनकी ज्यादा बनेगी, इसकी इससे ज्यादा बनेगी, इसकी इससे ज्यादा बनेगी, बोलो। 4 पैर बना दिए मैंने तुम्हारे, ठीक है, 4 पैर नहीं है, 2 ही पैर है। ठीक है, ये तुम्हारे 2 ही पैर है, 4 पैर नहीं है। ठीक है, तुम नॉर्मल इंसान ही हो। मुझे बताओ 4 साल वाले की 4 साल वाले के साथ ज्यादा बनेगी या 18 साल वाले के साथ, 4 के 4 वाले के साथ। रीजन क्या है, क्योंकि उनका जो नेचर है वो सिमिलर है, उनका साइज सेम है, उनका एक तरह से एज सेम है। तो ध्यान रखना, अब अगर मैं बोलूं, एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं एक चीज बोलूं, वो चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें ये चीज बोल रहा हूं कि मेरा कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस है, मतलब उस पर खाली जगह, बोलो हाँ या ना। और इधर है मेरा फ्लोरीन, वो अपना लोन पेयर दे रहा है, तो वो अपने ऑर्बिटल से ही देगा जिसके अंदर लोन पेयर होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। एक मैं बना रहा हूं कार्बन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि, ठीक है, एक मैं बना रहा हूं यहाँ पर ये कार्बन ही है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने बना दिया क्लोरीन। क्लोरीन का ओवर बॉन्ड ये थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और कार्बन का तो अभी भी वही रहेगा। एक मैं बना रहा हूँ आयोडीन, कार्बन का अभी भी वही है, और जो आयोडीन है उसका जो ये है वो ऐसा इतना बड़ा सा है। मुझे बताओ ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप किसमें हुआ होगा कि ये अपने लोन पेयर को इसको दे दे,
बताओ ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप कहाँ होगा, ए में, बी में या सी में? ए में, बी में या सी में? ए में। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों का नेचर सेम है, दोनों एक साइज के है, एक एज के है। तो तुमने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वो अपने दोस्त को खिलौना दे देगा लेकिन तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि उन दोनों का नेचर सेम है, एनर्जी सेम है। तो वहां पर ओवरलैप भी क्या होती है, उनकी जो इंटरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, सेम सेम होती है। मतलब क्या हो गया मैं, और आर इफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि एफ अपने लोन पेयर को आगे ट्रांसफर करेगा, एफ अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगा। तो अब यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया ट्रांसफर फ्लोरीन करेगा, क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन करेगा, आयोडीन करेगा? बोलो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि उन दोनों का नेचर सेम है। कार्बन भी 2p, फ्लोरीन भी 2p, 2p 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 2p। लेकिन अगर मैं आयोडीन के साथ ले आता हूँ, कार्बन का 2p और आयोडीन का तो भाई तुम्हें पता ही है कौन सा p है, 2 3 4 5 5p। समझ रहे हो? मतलब वहां पर तो 6, मतलब इतने झमेले हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो रही। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को देखना भी नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट जिसने लगा दी उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के आते आंसर उल्टे हो जाएंगे। इस वजह से मैं नोट में सारी बातें लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो जब तुम इसको दोबारा पढ़ो। बोलो समझ गए? तो ऑर्डर बता दो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बोलो ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। बोलो हाँ या ना? बोलो सबको चमक गया, सबको चमक गया, सबको क्लियर है? लेकिन एक बात सुनो, अगर मैंने हैलोजन सेम रखे होते, मतलब हैलोजन डिफरेंट रखे, पोजीशन सेम रखे लेकिन वो मेटा पोजीशन पर है, अगर वो मैंने मेटा पर लगा दिया, मुझे बताओ क्या मेटा पे आर इफेक्ट लगता है? क्या मेटा पे आर इफेक्ट लगता है? तो ध्यान रखना ये जो मैं बोल रहा हूं कि पोजीशन सेम है, वो पोजीशन सेम ऑर्थो और पैरा के हिसाब से बतानी है, क्योंकि मेटा जैसे ही आ गया वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, वहां पर आई इफेक्ट लगेगा ही नहीं। अगर ये पोजीशन ही बदल दी मैंने पोजीशन मेटा कर दी, तो ध्यान रखना मेटा में तुम आर इफेक्ट तो लगा ही नहीं सकते, मर जाना, लेकिन मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट ना लगा देना, क्योंकि आर इफेक्ट लगता सिर्फ कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। बोलो समझ गए? इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख दिया ऑर्थो और पैरा। ठीक है, मेटा पे काटा मार देता हूँ, मेटा पर तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है बस। बोलो समझ गए? से जिसने नोट्स दोबारा पढ़े उसको सारी क्लास याद आ जाएगी अगर वो सब लिख रहे हैं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो फंडा क्लियर है? ठीक है, अब दो बातें बता रहा हूँ, नोट कर लिया ना? नोट सबने नोट कर लिया? कर लिया ना? बेटा जिसने यहाँ पर ये चीज बता दी ना, एसिडिटी बेसिडिटी जस्ट इसका सेम सी चीज ही है। बोलो बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ रहा हूँ, एक बात नोट बना के कोड लिख लो, ये तुम्हारे नोट ही तुम्हारा जीवन भर साथ देंगे, ये नोट ही तुम्हारे जीवन भर साथ देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको नोट समझ आ गई मतलब फंडा क्लियर है उसका। अगर मैं बात करता हूँ CH3, CD3 और CT3, ध्यान से समझ। अगर मैं बोलूं इसमें हाइपर कॉन्जुगेट या इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, मुझे बता दो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। इसको मैं ए दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, बता दो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा बताना। बेटा ये मैं जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना, ये मैं इतनी मतलब फिल्टर करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बिल्कुल फिल्टर करके नोट बना के लिखवा रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है मेरा सी का, फिर बी का, फिर ए का। बोलो हाँ या ना, समझ गए? लेकिन अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ए, फिर बी और फिर सी हो जाता है। बोलो समझ रहे हो? रीजन भी बता देता हूँ, ध्यान से समझो, रीजन भी बता देता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, मुझे तुम्हें अच्छे से पता है, अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मेरा CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मेरा T है या D मान लो D,
तुम्हें इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर लाना है। यही करते थे हम हाइपर कंजुगेशन में, बोलो हाँ या ना। मैं इस बॉन्ड को तोड़ता था और यहाँ लेके आता था। अब मुझे बताओ, एक दो लोग है जिद्दी और एक में एक कम जिद्दी है, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा आसानी से, जो कम जिद्दी होगा। और मुझे पता है CH का बॉन्ड एज कंपेयर टू CD ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब CH का बॉन्ड तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू CD। अब CD का बॉन्ड ज्यादा मुश्किल क्या तोड़ना, क्योंकि वहां पर Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। Z इफेक्टिव ज्यादा क्यों हो जाता है, तुम्हें पता है वो भारी होता है, ठीक है। हमारा D क्या होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, भारी होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर जितना ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, ताकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर आ सके। दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे लिए जितना ये वाला बॉन्ड आसान होगा टूटना, उतना ही बेटर है हाइपर कंजुगेशन के लिए। और मुझे पता है CD बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू दिस। अगर CD बॉन्ड का टूटना मुश्किल है, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा भी नहीं यहाँ पर। अगर देगा भी नहीं तो हाइपर कंजुगेशन कम शो करेगा। वही इस वजह से मैं ऑर्डर क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन में ये, फिर ये और फिर ये। और इंडक्टिव इफेक्ट में सारा देखा जाता है कितना वजन ज्यादा है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से देने होते हैं, तो वहां पर CD3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 और फिर CH3। बोलो तो वो क्लियर है। ये नोट बड़ा ध्यान से समझना, ये नोट सब ध्यान से समझना। बोलो क्लियर है। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूं। वो क्वेश्चन क्या है, देखो मैं पहले समझा रहा हूं और उसके बाद एक उस पर क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब वहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। मान लो यहाँ मैं लगा रहा हूँ CH3 और यहाँ पर CD3 और यहाँ पर CT3। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर A ज्यादा स्टेबल होगा B या C? A, B और C, जल्दी बोलो, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, B या C? अब दुविधा हो गई। दुविधा क्या हो गई, हमारे हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा इसका होता है CT3 का, और अगर मैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की बात करूं तो वो CH3 का ज्यादा है। अब मेरा दिमाग में टेंशन कि भाई मैं किसको डोमिनेटिंग मानूं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से वो ज्यादा दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से वो ज्यादा दे रहा है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था, क्या चीज बताई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट तो टुच्चा इफेक्ट है, बिल्कुल टुच्चा। वो तभी हम लगाएंगे जब बाकी इफेक्ट से हम आंसर ना मिल रहा हो। तो यहाँ पर ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, हाइपर कंजुगेशन। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट टुच्चा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन उसके पापा जी, रेजोनेंस उसके दादाजी। समझ रहे हो, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के दो बड़े लोग हैं, है तो और भी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ऊपर आता है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी ऊपर आता है रेजोनेंस। आगे बताऊंगा कि कैसे हम इनको देखते होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ गए। तो अब मुझे बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा A, फिर B और फिर C, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A फिर B फिर C। रीजन क्या है, रीजन ये है CH3 हैज मैक्सिमम प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट बोले तो वो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। बोलो फंडा क्लियर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर तुम सारी बातों को समझोगे। मैं नोट पहले बनवा रहा हूँ, क्वेश्चन उस पर बाद में करवा रहा हूँ, ताकि पढ़ते ही समझ आ जाए। बोलो क्लियर है फंडा, ये फंडा क्लियर है, बोलो। गगन बोलो, गगन बोलो। बेटा यही बात है, देखो मेन बात होती है क्या डोमिनेट कर रहे हैं। मान लो तुम्हारा मन कह रहा है खेलना है, तुम्हारा दिमाग कह रहा है पढ़ना है, तो अगर तुमने मन की सुन ली, ठीक है, तो तुम खेलने भाग जाओगे, दिमाग की सुनी तो पढ़ोगे। अब डोमिनेटिंग हर एक में अलग अलग होता है, तुम्हें पता है। किसी के डोमिनेट कर जाएगा दिमाग कि भाई पढ़ना है क्योंकि आगे फ्यूचर देखना है, कईयों का डोमिनेट कर जाएगा दिल, उन्हें लगेगा दिल तो बच्चा है जी, भाई हमारा मन कर रहा है खेलना है, खेलते हैं, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। अब देखो है दोनों की सेम चीज, लेकिन एक का केस अलग हो रहा है, एक का केस अलग हो रहा है, तो मेन डोमिनेटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन में T सबसे ज्यादा होता है, फिर D फिर H, ठीक है गगन, ओके समझ गए। जिसने आज क्लास अटेंड नहीं की समझ लो उसने एसिडिटी बेसिडिटी खराब कर दी, क्योंकि उसके अंदर मैं दोबारा बातें तो बताने नहीं वाला, तो वहां पर समझ नहीं आएगी।
और जिसको समझ नहीं आएगी, अगर वो आज एब्सेंट है तो उसको मैं बताऊंगा भी, ऑब्वियस सी बात है। जो पिछली क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसको आगे कहाँ ही समझ आएगा, बिल्कुल रिलेटेड चीज है। तो तुम्हारी अटेंडेंस तो हो ही रही है कि कौन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो भाई मुझे पता है कौन नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई अपने लिए गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए टाइम लगा रहा हूँ ताकि आगे टाइम ना लगे। मैं यहाँ पर भी टाइम लगाऊं, वहां पर भी दोबारा से ये बात समझाऊंगा, फिर तो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। अमन, अरमान एक बात समझो, नोट में मैंने ये लिखा है, अगर ये तीनों ग्रुप है, अगर मेरा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो सीबीए होगा, अगर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो एबीसी। और दोनों में डोमिनेटिंग कौन होता है? डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन। अगर मान लो कहीं पर हाइपर कंजुगेशन लगी ना रहो तो हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव। और तुम्हें पता है हाइपर कंजुगेशन कहां पर नहीं लगता? बोलो कहां नहीं लगता, बोलो भाई कहां नहीं लगता हाइपर कंजुगेशन? कौन सी पोजीशन पर नहीं लगेगा? बोलो। मेटा पोजीशन पर तुम हाइपर कंजुगेशन देखना ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। बोलो क्लियर है? सबको फंडा क्लियर है? यही अगर मैं ध्यान से समझो, इसी क्वेश्चन को चलो मैं मोल्ड कर देता हूं, ठीक है, ये नोट कर लिया ना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख देता, अब मुझे आंसर दे दो क्या होगा? अब मुझे आंसर दे दो क्या होगा? अब मुझे आंसर दे दो, बोलो। देखो, घूर के देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो। यहाँ पर जो मेरा ग्रुप लगा हुआ है वो मेरा लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर, और मेटा पर मुझे हाइपर कंजुगेशन या आर इफेक्ट को देखना भी नहीं होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है? आई इफेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैं आई इफेक्ट की बात करूं तो इसका इफेक्ट ज्यादा है इसका या इसका? इसका इफेक्ट ज्यादा है, ए बी या सी? सी का, क्योंकि अभी मैं तुम्हें लिखवाया है हाइपर कंजुगेशन भले ही इसका है लेकिन वहां पे वो वर्क ही नहीं कर रहा। अगर उसका माथा ही नहीं चल रहा कि मेरे पास हाइपर कंजुगेशन भी होता है तो वो लगाएगा कहां से? उस पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही लगा सकता है वो। अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी बी ए। सबको फंडा क्लियर है? बेटा दोबारा बता रहा हूं, मैं जब तुम्हें एसिडिटी बेसिडिटी करवाऊंगा ये सारी बातें वहां दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी, किसी क्वेश्चन में करूंगा, क्योंकि सेम बात है इसलिए मैं सारे टाइप यहीं पे करा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बोलो समझ गए? बोलो फंडा क्लियर है? बोलो फंडा क्लियर है? ठीक है। इस पे बस 2 क्वेश्चन और बचे, इसके अलावा राइटिंग नहीं मिलेगी, बुकलेट कर लेना, सारे में यही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। मैं सब कुछ क्लास में करवाया जा रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी में भी समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। मैंने लगभग सारे टाइप क्लास में करवा दिए ताकि जब क्वेश्चन करो तो तुम्हें ऐसा ना लगे यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही नहीं रखा। अपने दिमाग से पहले आंसर दो, अपना दिमाग लगाओ, पहले भी आंसर दो। मुझे बताओ यहाँ कौन कौन से इफेक्ट ज्यादा लगेंगे, मतलब लगेंगे कौन कौन से? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट लग सकते हैं, और एक मतलब प्लस आई इफेक्ट, और एक प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के नजरिए से देखूं तो मेरा आंसर बनना चाहिए सीबीए। अगर मैं प्लस एच इफेक्ट के हिसाब से देखूं तो मेरा एबीसी बनना चाहिए। तो बताओ डोमिनेटिंग कौन होता है? डोमिनेटिंग कौन होता है? प्लस एच। और तुम मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने लिखा ए में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, उसका रीजन बता दो, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन क्यों है? ज्यादा हाइपर कंजुगेशन क्योंकि वहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? यहाँ पर मेरे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 0, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर कार्बोकेटाइन तो यहाँ बैठा है, अल्फा हाइड्रोजन तो हम पड़ोसी के देखते थे, हम यहाँ पर कैसे पहुंच गए? ठीक है, कईयों के माइंड में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो उसका भी आंसर मिलेगा।
किसी के माइंड में आ रहा है कि हाइपर कंजुगेशन हम यहाँ कहाँ देखने लग जाते हैं, हमारा तो वहां होना चाहिए था, उसके पड़ोस में, बगल में। किसी के माइंड में आ रहा है, नहीं आया ये बात आई, किसी के माइंड में रट्टा मार दिया। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, जब मैं कार्बोकेटाइन बनाता था, याद से देखना, तभी मैं कहता हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। याद है जब मैं इसकी रेजोनेंस करवाता था तो मेरा ऐसा कुछ बनता था, यहाँ प्लस, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, उसके बाद ये यहाँ चला जाता था, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ प्लस और यहाँ ऐसा। मुझे बताओ क्या ये इस पोजीशन पर पहुंच गया प्लस, क्या ये इस पोजीशन पर प्लस पहुंच गया, बोलो क्या तुम्हें दिख रहा है प्लस उस पोजीशन पर पहुंच गया? तो मतलब रेजोनेंस का मतलब ही तो यही होता है कि वो घूमता जा रहा है, मतलब प्लस यहाँ पर तो आ ही रहा है ना एक बार, अगर यहाँ पर आ रहा है मतलब हाइपर कंजुगेशन तो लगेगा, दौड़ दौड़ के लगेगा, ठीक है। तो हमें कई बार लगता है कि यार यहाँ तो पहुंच कैसे रहा है, तो हम यहाँ पर रेजोनेंस के एक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखो अब इस बात को रिलेट करो, ये प्लस ऑर्थो पर भी आ गया, पैरा पर भी आ गया, मेटा पर कभी नहीं आएगा। अगर मेटा में कभी आ ही नहीं रहा तो हम हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट कभी तो यहाँ नहीं लगाते, समझ रहे हो? अब दिमाग के पुर्जे खुले कि मैं बार बार क्यों बोली जा रहा था कि मेटा पे नहीं लगाना, क्योंकि कभी प्लस चार्ज मेटा पर आएगा ही नहीं। तुम कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो इसका, या तो यहाँ आएगा या यहाँ, या फिर अब यहाँ चला जाएगा और वापस फिर यहाँ चला जाएगा, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आएगा ही नहीं तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन और ऑर्थो इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगेगा? बोलो फंडा क्लियर है सबको? सबको फंडा क्लियर है? बोलो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर हो जाएगा फिर सबसे पहले ये, फिर ये। रीजन क्या है? मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेशन इन ए। अब एक बात समझना, जो बच्चा, जो मैं बातें बोल रहा हूं, जैसे ये वाली बात बताई, वो वाली बात बताई, जो सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रहा है, 100% बता रहा हूं, अगली बार जब वो नोट्स खोलेगा उसको समझ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। जिसने नोट्स में सारी बातें लिखी है, ऐसा क्यों हो रहा है, हिंदी में लिखी हो, फारसी में लिखी हो, उर्दू में लिखी हो अगर, तो वो जब अगली बार नोटबुक खोलेगा तो इसको समझ आएगा। इसलिए मैं हर चीज को लिखवा रहा हूँ, कई बातें मैं बोल रहा हूँ, उसको तुम्हें अपने आप लिखना है। तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो कि मैं डिक्टेट करूंगा, ठीक है? तो तुम 12th में हो गए, 11th में भी नहीं रहे, 11th में सिखाया जाता है, फिर भी अब 12th वाले हो गए हो तो अपने आप बातों को लिखना पड़ेगा तुम्हें। और मुझे देखना भी है कौन बढ़िया से लिख रहा है, तो अपना नोट जरूर भेजना जिसको लग रहा है मैंने हर चीज को लिखा है, और मैं उसको ग्रुप में भी शेयर करूंगा। बोलो क्लियर है? हाँ साइड ऐसा बोल सकते हो, आगे जब रिएक्शन में कहीं हम करेंगे वहां पर ये वाली बात पर ज्यादा फोकस करेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो। नोट कर लिया इतनी बात? नोट कर ली, आगे बढ़े। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक और बना देता हूं यहीं पर। ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बता दो भाई। पहले सबको लिख लिया करो, मेथड बताता हूँ कैसे देखते हैं, ठीक है? मेथड को समझो। क्वेश्चन अगर ऐसे करना है, मुझे बताओ
यहाँ पर पोजीशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनका नेचर डिफरेंट है। बोलो समझ रहे हो? NO2 मुझे बता दो, NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। कैसे भी इफेक्ट है, क्या शो करता है? माइनस आरबी का शो करता है, माइनस आईबी, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। OCH3 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कि क्या क्या इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर और माइनस आई, भले ही हमें पता है प्लस आर डोमिनेटिंग है। CH3 कैसे है? ठीक है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दे रहा है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मुझे बताओ, मुझे इस गरीब की हेल्प करने के लिए कौन चाहिए? जो दे रहा हूं। और मुझे बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन के पापा जी है, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट के पापा जी है हमारे कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के पापा जी हमारे रेजोनेंस। तो मुझे बताओ, रेजोनेंस वाला खेला किसमें है? इसमें रेजोनेंस वाला खेला किसमें है? अब देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, NO2 तो खींच रहा है, वो तो सबसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये तो सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आर भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है। ओवरऑल मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब ए तो सबसे पीछे चला गया, ठीक है, मतलब सबसे कम है रीजन, और सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। उसके बाद बचे ये और ये। मुझे बताओ, उसके बाद कौन सा आएगा? बी सी डी ई में से बताओ कौन आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? डी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कोई देने वाला है ही नहीं। अगर एक गरीब है, एक गरीब के पास में एक बंदा ले आया जो खींच रहा है, और एक गरीब के पास बंदा ले आया जो दे रहा है, और एक गरीब खाली बैठा है, तो सबसे ज्यादा गरीब कौन होगा? जिस गरीब से और किसी ने खींच लिया, तो सबसे गरीब। उसके बाद वो आएगा जिससे किसी ने खींचा ही नहीं, जिसको कोई आया ही नहीं जिसके पास, और लास्ट में आएगा जिसको कोई देने आया, ठीक है। तो ए के बाद कौन हो जाएगा? डी। और इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ कोई देने वाला है ही नहीं। तो ए के बाद कौन आ गया? डी। अब कौन बचा? ई, बी और सी। अब मुझे बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा देगा कौन? मुझे बताओ, इन दोनों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा देगा कौन? देखो, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, और मुझे पता है हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? रेजोनेंस, ठीक है। ये वाली जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ लिख लेना बेटा, अपने आप लिखनी होती है, ठीक है। मैं हर चीज को लिखवा नहीं सकता, खुद बार बार लिखना है। मैं 12 बोल ही जा रहा हूँ, लेकिन लिखना तुम्हें कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आर इफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद इन तीनों में अगर मैं बात करूं, तो थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? सी, क्योंकि वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है। अब बचा बी, और बचा हमारा ई। मुझे बताओ, दोनों रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं, ज्यादा कौन शो कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा तेज है या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से देगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, कंपेयर कर रहा हूं। तो उसके बाद कौन आ जाएगा? सी के बाद कौन आ जाएगा बताओ? सी के बाद बी, और बी के बाद कौन आ जाएगा? तो ये मेरा हो गया होगा। सबको चमक गया? सबको चमक गया? सबसे पहले ए क्यों आया? क्योंकि ए में मैं ये लिख देता हूं, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, नीदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू प्लस एच इफेक्ट, थ्रू प्लस एच, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और उसमें से भी NH2 इज बेटर डोनेटिंग देन OCH3। रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने सारी बातें बोर्ड पर लिख दी आंसर के भी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, मतलब तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, तो भाई अपना थोड़ा ऊर्जे घोलो दिमाग की। बोलो फंडा क्लियर है? बोलो इतना फंडा क्लियर है सबको? इतना फंडा क्लियर है? क्लियर है फंडा? लिख लिया सबने?
देखो अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, ध्यान से समझो, अगर वहां पर माइनस लग जाता, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें पता है नेगेटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, मैंने तुम्हें बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन में लगता है, एल्कीन में लगता है, ठीक है, फ्री रेडिकल में लगता है। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता है फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाना, समझ रहे हो? ठीक है, मैंने पहली बार बता दी, हाइपर कॉन्जुगेशन तुम जल्दी जल्दी में लगा दोगे, ये सोचो सीधा उल्टा आंसर लगा दो, ठीक है, तो दिमाग लगाना होता है, यहाँ सीधा उल्टा नहीं करना होता। ठीक है, CH3 बस इंडक्टिव इफेक्ट से फिर देगा, ठीक है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं देगा। फंडा क्लियर है ना? बोलो ये वाली बात, क्योंकि वहां पर ये जो नेगेटिव है वो घूम के यहाँ आएगा, यहाँ, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। समझ रहे हो ना? ये पहली बात बता चुका हूं मैं कि कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता। आगे बढ़े, देखो हेडिंग डालो, इस चैप्टर का मेन, पहले उस बात को समझ लो ए, ठीक है, इससे भी नहीं लिखता, ठीक है, तुम्हें बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है, तो मैं इससे लिखूंगा ए ई आर एच और आई, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आर एच आई, बोले तो क्या बोले तो बम बोले तो ये है, ए बोले तो एरोमेटिक, ई बोले तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, आर बोले तो रेजोनेंस, एच बोले तो हाइपर कंजुगेशन, आई बोले तो इंडक्टिव। अगर अब मुझे बताओ, तुम्हारे घर पे मान लो डिसीजन लेने, ठीक है, एक बात समझना, एक डिसीजन लेने, उस डिसीजन में एक तो ये तुम्हारे पापा, ठीक है, और ये तुम्हारे दादाजी, ठीक है, ये पापा जी तुम्हारे और ये तुम्हारे दादाजी। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि घर पे एक डिसीजन लेना था, उसमें जो तुमने बोला, जो तुम्हारे पापा ने बोला, जो तुम्हारे दादाजी ने बोला, वो तीनों का जो ओपिनियन है वो सेम है, तो तुम्हारा जो डिसीजन होगा वही लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? बोलो, तो तुम्हारा घर का डिसीजन वही रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो, जो तुमने सोचा, मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि हमें गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो तुमने बोला कि मुझे लेनी है फॉर्च्यूनर, तुम्हारे पापा ने भी बोला हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे दादाजी ने भी बोला बिल्कुल सही, तो तुम्हारे घर में फॉर्च्यूनर आएगी। मतलब जो डिसीजन था वो सबका सेम था, ठीक है। अगर सेम है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो तुम्हारा बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब बात क्या आई है, अब घर पे डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन में क्या हो रहा है, तुम कह रहे हो मुझे लेनी है ऑडी, ठीक है, या फरारी बोलो, ठीक है, तुम्हें लेनी है फरारी, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं i20 ले ले, तुम्हारे दादाजी बोल रहे हैं ऑल्टो ले ले। तो मुझे बताओ, इन तीनों में अब जब डिसीजन उल्टे हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? घर पे फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? दादाजी का, क्योंकि भाई मतलब जो सुप्रीम पावर है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब जिनकी सब कोई सुनता है, तो उनको माना जाएगा। तो ये भी यही मान लो, जो मैंने ये लिखा ना यही है। इंडक्टिव के पापा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के पापा रेजोनेंस, रेजोनेंस के पिताश्री इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस का भी पिताश्री एरोमेटिक। कभी भी अगर ऐसा चीज आ जाती है कि एक में एरोमेटिक बन रहा है और एक में रेजोनेंस दिख रही है, तो आंखें बंद करके एरोमेटिक को जितवा देना, समझ रहे हो? और एक में अगर इक्विवेलेंट आ रही है, एक में रेजोनेंस आ रही है, तो आंखें बंद करके इक्विवेलेंट को याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये ज्यादा स्टेबल है या ये? तुमने पूछ पूछ के आंसर दिया था ये, क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रही है। लेकिन फिर हमने क्या बोला था, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है, क्योंकि दोनों बार नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जा रहा है, तो हमने इसको जितवाया, याद है? तो कभी भी अगर कंपैरिजन आता है तो तुम्हें इसी ऑर्डर में उनको जितवाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, समझ गए? तो एरोमेटिक सबका बाप है, ऐसा मान लो, ठीक है।
उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस। इंडक्टिव तो घर का बच्चा है, ठीक है, तुम्हारी तरह बिल्कुल, जिसकी चलेगी ही नहीं। बोलो क्लियर है? बोलो ये फंडा क्लियर है? नोट कर लिया? बोलो कर लिया नोट? सबको क्लियर है ना? मतलब एग्जांपल साइड फिट हो गया ना? समझ गए ना कैसे मैं अप्लाई करना है इसको? कभी भी अगर एक रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, जैसे इसी केस में आ गया था, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन था या रेजोनेंस, तो हमने रेजोनेंस को ही तो आया, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट क्या है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अभी मुझे एसिडिटी के बारे में बात करना है, तो मैं सिर्फ अभी एसिडिटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं बात करूँ एसिडिटी के बारे में। एक बात ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूँ, कभी भी एसिडिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले क्या बनाना है? जल्दी बोलो। कभी भी अगर मुझे एसिडिटी कंपेयर करनी है सबसे पहले क्या बनाना है? बोलो। बहुत बढ़िया, सबको याद है, सबको याद है। कभी भी अगर मुझे कंपैरिजन करना है, क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। मतलब तुम सब पढ़ रहे हो, याद है तुम्हें, अच्छी बात है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, तो मैंने कुछ स्टेप्स भी लिखवाए थे तुमने, वो स्टेप्स एक बार रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। स्टेप 1 क्या था? ठीक है, सबसे पहला क्या था? प्रिपेयर इट्स कॉन्जुगेट बेस। प्रिपेयर इट्स कॉन्जुगेट बेस। कैसे बनता था कॉन्जुगेट बेस? बाय रिमूविंग H प्लस, बाय रिमूविंग H प्लस। स्टेप नंबर 2 क्या था? कंपेयर द स्टेबिलिटी, दोबारा लिख लेना इसको, ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और कॉन्जुगेट बेस के कंपेयर कैसे करना है स्टेबिलिटी? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर द स्टेबिलिटी। या ऐसा लिख लो, मोर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी। उसके बाद स्टेप नंबर 3, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर द एसिडिटी, मोर इज द Ka वैल्यू। ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। लेसर इज द Pk वैल्यू, लेसर इज द Pk वैल्यू। ये पहले बात बताओ, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बोलो हाँ या ना? सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली थी, शायद मैंने ये वाली बात मेडिकल वाले में नहीं की थी, फिर भी अगर तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, ठीक है। जितना Ka बड़ा होता है उतना ही मेरा एसिडिटी ज्यादा होती है, जितना Pk कम उतनी एसिडिटी ज्यादा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सबको समझ आ गए, बोलो हाँ या ना? ये तीनों पॉइंट सबको समझ आ गए? हाँ करवा रखे हैं वो भाई, तुम्हें पता है मुझे करवाए हैं, तभी तो बोल रहा हूँ, क्लियर है ना ये वाली बातें? कराया तो उन्होंने सब था, पर तुम्हें तो रिवीजन दोबारा करनी थी, करवा तो पूरा चुके थे वो, ठीक है। क्लियर है? बोलो इतनी बात, बोलो क्लियर है? अब एक बात समझो, अब बस इस चीज को अप्लाई करना है। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई? बताओ। ठीक है, अब इस चीज को अप्लाई करना है। मैं दे रहा हूं एक एग्जांपल CH4,
NH3 H2O और H। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? सबसे पहले इनके कॉन्जुगेट बेस बनाने। तो कॉन्जुगेट बेस अगर मैं बनाता हूं सबके, तो क्या बनेगी? इसका क्या बनेगा जल्दी बोलो? CH3 नेगेटिव, इसका NH2 नेगेटिव, इसका OH नेगेटिव और इसका F नेगेटिव। बोलो बोलो, यहाँ नोट बना के लिख लेना। इफ कंपैरिजन इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम पीरियड, कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों एक पीरियड के है या नहीं? बोलो एक पीरियड के है या नहीं? बोलो हाँ या ना? तीनों एक पीरियड के हैं चारों। अगर ये एक पीरियड के है तो मुझे बताओ क्या इनका साइज सिमिलर होगा? क्योंकि हमें पता है एक पीरियड में लगभग सबका सिमिलर साइज होता है। भले ही छोटा हो रहा है लेकिन लगभग सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है? साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक पीरियड में, ठीक है? क्योंकि शेल का नंबर सेम रहता है। अगर शेल का नंबर सेम है तो साइज तो देखना ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट और सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें? फ्लोरीन। अब मुझे बताओ, मान लो, ठीक है, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 बच्चे बना रहा हूँ, ठीक है? 4 बच्चे बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम साइज के हैं, उनका पेट बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सबका पेट मेजर किया, ठीक है, इंची टेप से मापा, बिल्कुल सेम आया, मुझे बताओ क्या फिर ऐसा होगा कि एक सारे बच्चे सेम रोटी खाएंगे? बोलो हाँ या ना? बोलो क्या ऐसा होगा कि सारे रोटी सेम खाएंगे? जो ज्यादा भूखा होगा वो ज्यादा रोटी खाएगा। बोलो, जो ज्यादा भूखा होगा वो ज्यादा रोटी खाएगा, क्योंकि ये पेट देख के हम नहीं बता सकते कौन कितनी रोटी खाता है। कोई इतने मोटे लोग भी 1 रोटी खाते हैं, कोई इतने पतले लोग भी 10 रोटी खा जाते हैं। मतलब मैं अगर साइज सेम है, अगर साइज सेम है तो मुझे ये देखना नहीं है कि साइज के बारे में, मुझे सिर्फ देखना है कौन ज्यादा भूखा है। और भूखापन का मतलब क्या होता है? और भूखापन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो ज्यादा भूखा है वो ज्यादा खा सकता है, मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बताओ, यहाँ पर सबको मैंने एक एक रोटी दे दी, ठीक है? मैंने यहाँ पर सबको क्या दे दी? एक एक रोटी। इसको भी एक रोटी दी, इसको भी एक रोटी, इसको भी एक रोटी और इसको भी एक रोटी। मुझे बताओ पाचन शक्ति सबसे ज्यादा किसकी है? पाचन शक्ति सबसे ज्यादा किसकी है? अगर आप बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है? फ्लोरीन का, क्योंकि वो है छोटू सा लेकिन वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाता है। अगर वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर गया तो वो न्यूट्रल की तरफ उसका कदम 1 नंबर आगे चला गया, क्योंकि हर कोई सिस्टम क्या होना चाहता है? न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल हो गया तो वो H+ के साथ वापस बाइंड ही नहीं करेगा। अगर बाइंड ही नहीं करेगा तो भाई वो वापस से HF बनाएगा ही नहीं, और अगर वो HF ही नहीं बनाएगा तो एसिड वही तो होता है जो H+ क्या शादी ना करे वापस। बता रखा है मैंने, जो एसिड बढ़िया वही होता है जो वापस H+ को पकड़े ही ना, वो कहे भाई मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। अब मुझे बताओ इन चारों में अकेला कौन रहना चाहेगा? जो अपने नेगेटिव चार्ज को, जो मैंने एक रोटी दी है उसको वो ऐसे शेक करके स्टेबलाइज कर ले। और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा यहाँ? मुझे पता है, फ्लोरीन करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का चेक करूं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिटी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा, ठीक है? तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया ये, ध्यान रखना। अगर वो एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है तो कई बच्चे ना यही आंसर कराते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है, एसिड तो ये थे, ये तो उनका कॉन्जुगेट बेस है, समझ रहे हो? तो मुझे इसके बेसिस पे इसका आंसर देना है, आंसर ये नहीं है इसके बेसिस पे इसका आंसर दिया। बोलो फंडा क्लियर है? लिख लेना।
हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबल इज द स्टेबल मोर स्टेबल, ऐसे लिख लो, मोर स्टेबल its conjugate base, therefore more is the acid, more is the acidic character, more is the acidic character। अब सबको फंडा समझ आ गया। अब कभी अगर ये क्वेश्चन आएगा आंसर कर लोगे। इंटरेस्टिंग है अगर, बहुत बढ़िया, बोलो समझ गए। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा रिलेट करके, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगले आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। पिछला सारा पढ़ के आना, अब हर चीज की एप्लीकेशन आनी है, तो प्लीज सब पढ़ के आना। अगर तुम्हारे ये बात टॉपिक समझ ना आया तो जीओसी में नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं, मेन टॉपिक इसी के ऊपर आते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज को नोट बना के लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे लिखते नहीं है, इसलिए मैं खुद लिखवा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, तुम्हें भी देना पड़ेगा, वरना तुम यही आरपीआईटी में मिलोगे। ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, चलो ओके, अपने नोट्स भेज देना, देखता हूँ कौन कैसे बनाता है, देखना चाहता हूँ मैं कौन कैसे बनाता है। योगेश वो वीमियो पर ही मिलती है, वीमियो। ठीक है, पासवर्ड वगैरह ले लिया तुमने, लास्ट पे देख लो। ठीक है, तो पढ़ के आना सारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया। नेक्स्ट कर तो रिया, इससे नेक्स्ट तो है ही नहीं, कहाँ लेके जाओ इसको रिया, ये तो नेक्स्ट लास्ट पेज है। ओके